सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद और इलेक्शन को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का वाज़ेह पैगाम। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपहसालार जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फोरम का दुश्मन कुव्वतों से मुकम्मल रियासती ताकत के साथ निपटने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फोरम ने आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के लिए पाकिस्तान आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल किया। फोरम ने कहा कि पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज करदा हिदायत के मुताबिक फराइज सरंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका को भारत की जानिब से मावराए इलाकाई और मावराए अदालत कत्ल, रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी और इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। फोरम ने फलस्तीन और गजा के अवाम की हिमायत का इआदा करते हुए तनाज़े के इंतहाई मनफी असरात और खित्ते में फैलाव के इम्कानात का भी जायजा लिया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीन बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। जिला डेरा गाजी खान के रिहायशी लांस नायक रहमतुल्लाह और जिला टांग से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान नॉर्थ क्वेटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक दोनों सिपाहियों ने बोलान के इलाके मच में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत कबूल की। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों और अहले इलाका की शिरकत। शहदा की मैयतें इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। ISPR के मुताबिक इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसला बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत की जानिब से सजा के फैसले सुनाए जाने के मौका पर बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से इस्तफसार किया कि क्या आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। बानी PTI ने जवाब दिया कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मैंने बयान तैयार कर लिया है, उसमें कुछ रद्दो बदल करना है, अपने वकला के आने पर बयान जमा कराऊंगा। जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता रोज कहा गया कि सुबह 9 बजे बयान जमा करा दें। वकला ने अदालत से कुछ वक्त का टाइम मांगा, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बानी PTI ने सजा सुनाए जाने के बाद जज से कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी PTI ये कहकर अदालत से उठकर चले गए। जज ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को बानी PTI को लाने की हिदायत की। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि बानी PTI नहीं आए।
वो कह रहे हैं जब तक वकला नहीं आते नहीं आऊंगा, जिस पर अदालत ने केस का टाइटल पुकारने की हिदायत की। बानी पीटीआई पुकार के बावजूद नहीं आए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने कैरियर में 2 साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाई। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया था। जज मोहम्मद बशीर खुद 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई है। तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने समात के मकाम के तयन से मुतालिक एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात के हवाले से 1931 के बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार दुरुस्त करा दिया। अदालत ने फैसले में जेल समात के दौरान मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी के लिए भी ट्रायल कोर्ट को अहकामात दिए हैं और एहतसाब अदालत के जज की तकर्री पर दरखास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फैसले में कहा गया है कि नैब कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मौजूद न हो तो मुतल्लिका अदालत किसी दूसरे मकाम पर सेशन कोर्ट के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मौजूदगी में मुतल्लिका अदालत ने दिए गए मकाम पर समात करना होती है। साइफर केस में 2 रुकनी बेंच के सामने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेर समात मामले में अपील थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत के मकाम के तयन के हवाले से वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और CRPC की सेक्शन 352 का इतलाक तब होगा जब सेशन अदालत मकाम से मुतालिक ऑर्डर पास करे। फैसला बज़ाहिर जेल ट्रायल दरखास्त गुजार की जान को लाहक खतरात के पेश नजर है, बदनीति पर मबनी नहीं है। दरखास्त गुजार के वकील का ये एतराज दुरुस्त है कि रेफरेंस दायर करने से पहले ही जेल समात का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अदालत ने इजाफी नोट में लिखा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ट्रायल कोर्ट के किसी हुक्म की बुनियाद पर कार्रवाई को कालादम करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने फैसले के मतन में लिखा कि CRPC की सेक्शन 537 में वाज़ेह है कि कौन सी कार्रवाई कालादम करार दी जा सकती है और कौन सी नहीं। ऐसी गलती जिससे इंसाफ की फराहमी में नाकामी हो तो इसका अजाला जरूरी है। एहतसाब अदालत के तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद अपनी गाड़ी में अडियाला जेल पहुंची। ताहम बनीगाला को सब जेल करार देते हुए बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने खुद अडियाला जेल पहुंची, जहां नैब टीम पहले से ही जेल में मौजूद थी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की अहलिया से गिरफ्तारी के हवाले से कागजी कार्रवाई की गई। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए सजा दी गई है। एहतसाब अदालत ने नाइंसाफी नहीं जुल्म किया है। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि बानी पीटीआई की दोनों सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि मुलजिम का बयान कलम बंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। कौमी असम्बली के हल्का NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़े में 3 साथी जख्मी भी हुए। उम्मीदवार के कत्ल पर इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 8 और PK 22 में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बाजोड़ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अफसोसनाक वाकया सदीकाबाद में पेश आया, जहां मकतूल रेहान जेब को साथियों समेत निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। रेहान जेब खुद को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे, हालांकि पार्टी ने टिकट गुल जफर खान को दिया था। उधर निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को 3 रोज में वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने मकतूल के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। वाक़े में मुलव्विस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब NA 8 बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार रेहान जेब के कत्ल का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हलकों में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अलावा IGs शरीक होंगे। दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदगान को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। रेहान जेब का बाजोड़ में कत्ल और बानी पीटीआई का झूठा बयानिया। पीटीआई की झूठ पर मबनी बयानिया बनाने की एक एक्सपर्ट जमात सामने बन चुकी है, जिन्होंने हमेशा झूठ पर मबनी बयानिया बनाया। पीटीआई का एक और झूठ पकड़ा गया है।
جس میں باجوڑ میں قتل ہونے والے آزاد امیدوار ریحان زیب کو انہوں نے فوراً ہی پی ٹی آئی کا امیدوار بنا دیا۔ آفیشل اکاؤنٹ سے یہ بات ٹویٹ بھی کی اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی اسے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ آفیشل اکاؤنٹ سے جاری لسٹ اور پی ٹی آئی پورٹل پر موجود ڈیٹا سے ثابت ہوتا ہے کہ ریحان زیب ایک آزاد امیدوار تھا۔ عام انتخابات پنجاب کی نگران حکومت نے صوبے بھر میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو 6 سے 9 فروری تک چھٹی دے دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ٹویٹ میں بتایا کہ پنجاب کابینہ نے چھٹیوں کی منظوری دی ہے۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ 2 فروری تک تعلیمی ادارے صبح 9 بجے ہی کھلیں گے۔ نئے اوقات کار کا اطلاق 9 فروری کے بعد ہوگا۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے بتایا کہ کابینہ نے صوبے میں 3 MPO کے نفاذ کے تحت 3 ماہ کی توسیع کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ 8 فروری کو غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا۔ 3 MPO کا نفاذ سیاسی جماعتوں اور ان کے امیدواروں کی الیکشن مہم میں رخنہ ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بات کریں گے انتخابات 2024 کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیاسی میدان میں اترے ہوئے سیاستدانوں کے بیانات کی۔ تو صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2018 میں سوچی سمجھی سازش کے تحت نون لیگ کو نکالا گیا۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا، ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت چبھتے ہوئے سوالات موجود ہیں۔ پاکستان کو معاشی، سیاسی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت معاشی، معاشرتی، سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے ہم سب کو۔ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ وقت کا ضیاع ہے۔ مختصراً خاکہ جو 2013 سے لے کے 18 تک، اور RTS کے باوجود بھی ہم جیت چکے تھے۔ اس کے بعد RTS کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا اس رات پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا اور ٹھپے لگائے گئے اور جیت کو شکست میں بدلنے کی ایک شرمناک سازش کی گئی۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت میں آ کر تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت میں آ کر شہداء کے خون کا سودا نہیں کروں گا۔ ہم پہلے بھی لڑے تھے، آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارا شہداء پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کے حقوق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا کارکن سے، پی ٹی آئی کا ووٹر سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر وہ کسی دوسری جماعت پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے یا اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں تو میاں صاحب نے 4تھی بار وزیر اعظم بننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کا 4تھی بار وزیر اعظم نہ بنے تو پھر کہ ایک ہی نشان ہے جو ان کا راستہ روک سکتا۔ ہم ہی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتے ہیں۔ خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا۔ سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے۔ نواز شریف آج شیروں کی طرح کھڑا ہے، ظلم والے ایک ایک کر کے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنا مقدمہ ثاقب نثار پر نہیں اللہ پر چھوڑا تھا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے، ظفروال میں خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقافات عمل کے سوا کچھ نہیں، جھوٹے الزام لگائے لیکن ہم سب سرخرو ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بیوی دونوں مجرم نکلے، لگے الزام سچ ثابت ہوئے۔ حیدرآباد میں جیالوں کی ریلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو کی قیادت میں ریلی رواں دواں، بڑی تعداد میں کارکنان شامل ہیں۔ آصفہ بھٹو نے کہا کہ حیدرآباد میں اب نعرہ بھٹو کا لگے گا اور نشان تیر کا رہے گا۔ کہا اگلے انتخابات میں انشاءاللہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔
بات کریں گے موسم کی تو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی علاقہ جات اور مری میں برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ ملکہ کوثر میں سفید موتیوں کے برستے ہوئے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی مری پہنچ گئی ہے، جبکہ برفباری کے باعث وادی کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ سیاحتی مقام ملکہ کوثر مری میں برفباری وقفے سے جاری ہے۔ اسلام آباد میں بادلوں کی گرج برس اور یالہ باری نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ پوری رات جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید اسی حوالے سے جانیں گے خرم ملک سے۔ جی خرم، بتائیے گا موسم کے بارے میں۔ جی بالکل جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والی بارشوں نے اور بارشوں کے ساتھ سالہ باری نے اسلام آباد کا موسم جو ہے مزید ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سردی کی جو لہر ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے آج رات بھی وقفے سے جاری رہے گا، جبکہ آئندہ روز کی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید دی گئی ہے اور بارشوں کے باعث جو ہے جل تھل ہو گیا ہے اسلام آباد کے اندر سالہ باری اس قدر زیادہ ہوئی ہے کہ لوگ بھی حیران تھے اور لوگ یوں محسوس کر رہے تھے شہری کے جس طرح وہ آج اسلام آباد میں نہیں بلکہ مری میں ہیں۔ تاہم اسلام آباد میں جاری رہنے شہری سمجھ رہے تھے کہ وہ اسلام آباد میں نہیں مری میں ہیں۔ بہت شکریہ خرم ملک آپ کا۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔